नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हमारे बीएड सेकेंड ईयर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे सामाजिक विकास का निर्माण किस तरीके से होता है। हम लोग ने पिछली कक्षाओं में जाना विकासात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो हमारा शारीरिक, मानसिक और जो सामाजिक विकास होता है। अब जब हम सामाजिक विकास में जाना तो हम जानेंगे सामाजिक विकास का निर्माण किस तरीके से होता है और वे कौन कौन किसका योगदान होता है, कौन कौन से कारक है जिसके माध्यम से बालक के जीवन में सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास के माध्यम से ही हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण यानी उसको इस दुनिया में आया है तो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालना और इस परिस्थितियों के हिसाब से अपना एक जीवन को यापन करना और वो उसके सामाजिकरण में आता है। तो हमारे अंदर सामाजिक विकास होना जरूरी है। व्यक्ति और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के तौर पर उसकी पहचान होती है। तो इस सामाजिक विकास के निर्माण में जो सबसे पहले है वो है विद्यालय। विद्यालय का योगदान, विद्यालय का योगदान हम जान रहे हैं कि विद्यालय का एक योगदान है। सबसे पहला तो बालक की जो प्रथम पाठशाला उसका परिवार है। जब परिवार से जब बाहर निकलता है 5-6 साल की उम्र में जब विद्यालय जाना शुरू करता है तो विद्यालय का एक रोल होता है कि वो बच्चे के अंदर सामाजिक गुणों का निर्माण करे, समाज के अनुसार उसका विकास करे, उसको जीवन के लिए तैयार करे। इसके लिए सबसे जरूरी है कि विद्यालय का वातावरण शिक्षा के साथ साथ एक तरह से कुछ न कुछ करने गतिविधि आधारित क्रियात्मक होना चाहिए, जहां पर बच्चा कुछ कर सके, कुछ गुणों को जान सके, समझ सके और अपने अंदर सामाजिक विकास का निर्माण कर सके। विद्यालय का वातावरण जितना स्वतंत्र होगा, जितना बालक को किसी कार्य को करने के लिए छूट मिलेगी, किसी कार्य मतलब जो विद्यालय के नियमों से बंधा है, मतलब बालक अनुशासन में रहकर किसी कार्य को कर सके, जितना स्वतंत्र होगा उतना विद्यालय का विकास का निर्माण होगा। अगर विद्यालय का वातावरण स्वतंत्र नहीं है, बालक पर नियम और अनुशासन ढाला जा रहा है, शिक्षक का व्यवहार काफी कठोर है, दंडनीय है, तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और बालक के सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। सामाजिक विकास यानी कि हम कह सकते हैं कि हर समाज की कुछ संस्कृतियां होती है, कुछ मान्यताएं होती है, कुछ धारणाएं होती है, कुछ विचार होते हैं, कुछ परंपराएं होती है जो बालक के अंदर डालना जरूरी है। इसलिए विद्यालय और विद्यालय में जो शिक्षक है उससे ये उम्मीद करना कि वो इन गुणों, मान्यताएं, धारणाओं, विचारों को बालक के अंदर पहुंचाए जिससे बालक का सामाजिक विकास हो सके और शिक्षक को इस कार्य को करना होगा। साथ ही साथ ये समझना होगा कि विद्यालय के अंतर्गत बालक को जो भी गतिविधियां करवाई जाती है उस गतिविधियों को बालक को अकेले और सामूहिक दोनों करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक अकेले करने के माध्यम से उस कार्य को करेगा और उसके अंदर भाव उत्पन्न होगा और जो है भाव उसके अंदर सामाजिक विकास का निर्माण कर सकता है। और अगर किसी कार्य को समूह में करता है तो समूह करने से सामूहिकता आती है और सामूहिकता कहीं ना कहीं सामूहिकता की पहचान बन जाती है और फिर वह अपने आप सामाजिक गुणों का निर्माण कर सकता है। इसलिए विद्यालय के अंतर्गत शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। जहाँ शैक्षिक गतिविधियां शिक्षा से जुड़ी है तो सह शैक्षिक उसके जीवन से जुड़ी हो सकती है, उसको जीवन के लिए तैयार कर सकती है। इसलिए कह सकते हैं विद्यालय में खेलों का आयोजन होना चाहिए। खेल बालक के अंदर सामाजिक गुणों का निर्माण करते हैं। खेलों के माध्यम से बालकों के अंदर सामाजिकता आती है। खेल बालकों में अपनत्व का भाव भी निर्मित करता है, इसलिए खेलों का आयोजन होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि जब विद्यालय में खेलों का आयोजन होगा तो सभी बालक साथ साथ खेलेंगे और ये साथ साथ सामूहिकता अपनत्व की सारा निर्मित करेगी और यही भाव बालकों के अंदर सामाजिक गुणों का निर्माण करेगी। तो इसी के संदर्भ में स्किनर ने अपनी परिभाषा दी है स्किनर ने कहा है
खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है, वहां उसे मिलने वाले सामाजिक और यांत्रिक उपकरण उसके सामाजिक विकास को निर्धारित करने में सहायता करते हैं। तो ये परिभाषा दिए स्किनर महोदय ने। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है खेल का मैदान, जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, खेल के मैदान है, बालक का निर्माण स्थल है। उस मैदान के अंदर बालक का जहां सामाजिक विकास होता है, साथ ही साथ उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर फिजिकली वर्क होता है, मेंटली भी होता है, और दोनों के साथ साथ उसके अंदर सोशल और सामाजिक वर्क भी होता है। तो उसमें बालक का निर्माण स्थल है। ओके, वहां उसे मिलने वाले सामाजिक और यांत्रिक उपकरण, जो भी उसको उपकरण मिलते हैं, दोस्तों के साथ खेलता है, जो नियम होते हैं, उसके द्वारा उसका सामाजिक और यांत्रिक उपकरण उसके सामाजिक विकास को निर्धारित करने में सहायता करते हैं, उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट लाते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि खेल का मैदान किस लिए जरूरी है। तो इसके लिए महोदय ने इसके माध्यम से बताया है कि खेल का मैदान और वहाँ के सामाजिक और यांत्रिक उपकरण बालक के अंदर सामाजिक विकास लाते हैं। तो सामाजिकता के साथ साथ हम इस बात से भी सहमत हैं कि वहाँ पर उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। तो ये है विद्यालय का योगदान, और विद्यालय किस तरीके से बालक के अंदर सामाजिक विकास का निर्माण करता है, और खेल किस तरीके से सामाजिक निर्माण के लिए आता है। अब जब सामाजिक विकास की बातें करते हैं, तो हमने जाना कि जो शिक्षक होता है, शिक्षक का जो व्यवहार होता है, वो बच्चों पर प्रभाव डालता है। तो हम इस बात को समझते हैं। स्नेह, पक्षपात, बुरे व्यवहार, दंड, आदि का सभी बच्चों पर कुछ ना कुछ
प्रभाव पड़ता है। शिक्षक का जो स्नेह होता है, पक्षपात होता है, चाहे बुरा व्यवहार है, दंड है, जो भी है, मतलब शिक्षक के जो व्यवहार, उससे जो बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन करना है, बच्चों के साथ जो भी उसके व्यवहार होता है, उन सभी का बच्चों पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। इसलिए विद्यालय में शिक्षक को हमेशा बालकों के साथ सकारात्मक व्यवहार को अपनाना चाहिए और बच्चों के साथ ऐसा वातावरण निर्माण करे जो बच्चों पर अच्छे इमेज डाल सके उसकी और बच्चों में अच्छी सामाजिकता को निर्मित कर सके। तो ये इन सब बातों को FWR में परीक्षण किया। तो एक विद्वान है FWR, इन्होंने इस बात का परीक्षण किया है कि स्नेह का जो भी व्यवहार है वो बच्चों पर कुछ न कुछ प्रभाव को बनाता ही है। तो ये था हमारा सामाजिक विकास के निर्माण में जो विद्यालय है उसका किस तरीके से अपना योगदान रहता है। अब हम आगे जानते हैं सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो कारक उसको प्रभावित करेंगे वही कारक उसके सामाजिक विकास के निर्माण में अपना भूमिका निभाते हैं। तो कौन कौन से कारक है? सबसे पहली बात कारक की बात आती है वंशानुक्रम। बालक जिस वंश से जुड़ा हुआ है, जिस कुल से जुड़ा हुआ है, वो वंश और कुल बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। हम इस बात से सहमत है कि नहीं? इस बात को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए भारत की जो परिस्थिति या परिवेश वो भिन्न भिन्न प्रकार की है और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में लोगों का रहन सहन, खान पान, ये सब अलग अलग होता है और इसी से कहीं ना कहीं लोगों के वंश भी प्रभावित हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बालक जिस कुल में जन्म लेता है उस कुल का प्रभाव उसके सामाजिक तौर पर उसके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। लेकिन कई विद्वान ऐसे हैं जो इस बात को उससे सहमत नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बालक के सामाजिक विकास पे वंश का प्रभाव तो पड़ता ही है, कुल का प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन उसका प्रभाव कम रहता है, उस पर अत्यधिक प्रभाव नहीं हो पाता है। तो वंशानुक्रम प्रभावित करता है लेकिन बहुत कम। सेकेंड है शारीरिक विकास, फिजिकली डेवलपमेंट। शारीरिक विकास, क्या शारीरिक विकास बालक के वंश को बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है? जी हाँ, करता है। बालक का फिजिकली डेवलपमेंट जिस तरीके से होता है, बालक तंदुरुस्त होता है, बालक खेल कूद में अपना अधिक समय देता है और बालक हमेशा फिजिकली एक्टिविटी में आगे रहता है, तो उसका सामाजिक विकास भी उसी तरीके से होता है। और अगर हम देखेंगे बालक शारीरिक रूप से कमजोर है, वीकनेस है, तो यही वीकनेस, कमजोरियाँ उसके सामाजिकता को भी प्रभावित करती है। उसका आचरण, उसका व्यवहार थोड़ा सा वहाँ पर कमजोर होने के चांस रह जाते हैं। इसीलिए जितना बालक सामाजिक शारीरिक रूप से तैयार होगा, उसका सामाजिक विकास भी उसी के हिसाब से तैयार होगा। तो इसी के संदर्भ में सोरेन सर ने अपनी बात कही है
जिस प्रकार अच्छा शारीरिक और मानसिक विकास साधारणतः सामाजिक रूप से परिपक्व होने में सहायता करता है। उसी प्रकार शारीरिक और मानसिक विकास बालक के सामाजिक विकास की गति को धीमी कर देता। तो शारीरिक विकास के संदर्भ में शोरेनसन ने एक परिभाषा दी है, मेरे पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार अच्छा शारीरिक और मानसिक विकास साधारणतः सामाजिक रूप से परिपक्व होने में सहायता करता है, उसी प्रकार शारीरिक और मानसिक विकास बालक के सामाजिक विकास गति को धीमी भी कर सकता है। सही बात है कि बच्चे का जितना फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट होगा, शारीरिक और मानसिक विकास होगा, उसी के अनुसार बालक का सामाजिक विकास होने में, उसका परिपक्व होने में उसकी सहायता कौन करता है? उसका शारीरिक और मानसिक विकास करेगा, क्योंकि वो अच्छा है तो उसको बेहतर बनाने में दोनों उसका योगदान देंगे। लेकिन उसी प्रकार अगर शारीरिक और मानसिक विकास बालक के सामाजिक गति को धीमी भी कर देता है। अगर बालक शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर है तो यही प्रभाव उसके बोल सकते हैं सामाजिक विकास के निर्माण में भी उसकी गति को धीमी कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। अगला है इसमें संवेगात्मक विकास। इमोशंस, क्या इमोशंस इफेक्ट डालते हैं? जी हाँ, जो संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। देखा जाता है अमूमन जो क्रोधी प्रवृत्ति का इंसान होता है, जो ईर्ष्या करता है, इससे लोग दूर रहना पसंद करते हैं। और वही अगर मधुरभाषी बुलंदशील अगर व्यक्ति होता है तो उससे लोग पास रहते हैं, उससे अपनत्व बनाने का प्रयास करते हैं। तो विद्यालय में देखा जाता है अगर कोई क्रोधी है, कोई झगड़ालू, कोई ईर्ष्या है, कोई
इस तरह का इंसान है जिससे हम दूरी बनाते हैं, और कोई मधुभाषी और अच्छा इंसान है उससे हम पास आते हैं। तो जो उसकी संवेग है वो संवेग सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके संदर्भ में प्रो तथा प्रो ने कहा है, प्रो तथा प्रो ने कहा है संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास साथ साथ संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, यानी कि जैसे संवेग हो गए उसी के अनुसार सामाजिक विकास का निर्धारण भी होता है। अगला है परिवार। परिवार के बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि बालक का जैसा परिवार होगा, परिवार उसके सामाजिक विकास को निर्धारित करता है। जहाँ बालक एकल परिवार में रहता है, जहाँ सिर्फ माता पिता के अलावा उसका और छोटा भाई बड़ा भाई जो है, तो उस बालक के सामाजिक विकास में अलग तरीके से डेवलप होगा। और जो यहाँ पर संयुक्त परिवार है, जहाँ पर दादा दादी चाचा चाची इस तरीके से परिवार के सभी सदस्य रहते हैं, तो बालक के सामाजिक विकास का भी निर्धारण उसके अनुसार होता है। तो परिवार बालक के सामाजिक विकास को भूमिका निभा करता है। अगला है माता पिता का दृष्टिकोण। माता पिता का जो दृष्टिकोण होता है, माता पिता का लाड प्यार दुलार, माता पिता का स्नेह बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा, बच्चों के अंदर अच्छा सामाजिक विकास निर्माण करेगा, बच्चों को हमेशा सामाजिक तौर पर एक अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। और वहीं अगर माता पिता की उपेक्षा, कहने का तात्पर्य है कि पिताजी नौकरी चले गए, माता पिता काम करने रह गई, बच्चा घर में अकेला रहता है, तो उस बालक के सामाजिक विकास में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। बालक हमेशा अकेला रहना पसंद कर सकता है, बालक दूसरों से नहीं बोलेगा, सदमाया और सहमा हुआ सा रहेगा। इस तरीके से उसके सामाजिक विकास को प्रभावित माता पिता का दृष्टिकोण करता है। अगला है माता पिता की आर्थिक जो माता पिता की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, वो भी काफी प्रभावित करती है। अच्छे संपन्न परिवार के बालकों का विकास बहुत अच्छे से होता है, उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि उनसे अन्य लोगों का भी संपर्क रहता है, लोग दूसरे लोगों से संपर्क रहता है, तो उसका जो है सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। और वहीं अगर माता पिता की स्थिति दयनीय है, थोड़ी सी कमजोर है, तो बालक के सामाजिक विकास पर प्रभाव आएगा, क्योंकि ये सीधा कनेक्शन फिजिकल रूप से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि खान पान रहन सहन शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, और वहीं शारीरिक विकास हमारे सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है। तो कह सकते हैं माता पिता का आर्थिक स्थिति भी सामाजिक विकास के निर्माण करती है और उसको प्रभावित भी करती है। अगला है विद्यालय का वातावरण। इसके अगला है शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य।
विद्यालय की क्रिया। ये तीनों बातें विद्यालय से जुड़ी हुई, हमने इसको पहले भी जाना है कि विद्यालय का वातावरण, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य और विद्यालय के क्रियाकलाप। क्योंकि विद्यालय तो विद्यालय की जो भी एक्टिविटीज होती है, टीचर्स का जो बिहेव होता है, मानसिक स्वास्थ्य होता है, और विद्यालय का जो भी वातावरण है वो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा। उसके बाद अगला आ जाता है समूह। समूह और जो ग्रुपिंग होती है वो समूह काफी हद तक प्रभावित करती है। बालक समूह में रहता है तो समूह से आपसी सद्भावना, सदाचार का निर्माण होता है, सहयोग की भावना निर्मित होती है और यही भावना उसके अंदर सामाजिक गुणों का निर्माण करता है। इसके संदर्भ में कोटेशन लिखते हम समझ जाएंगे। हरलॉक की कोटेशन है समूह के प्रभाव के कारण बालक सामाजिक व्यवहार का ऐसा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करता है जो समय द्वारा निश्चित की गई दशाओं में उतनी कुशलता से प्राप्त नहीं या तो ये बात कही है हरलॉक महोदय ने, क्या बोल रही है? समूह के प्रभाव के कारण बालक सामाजिक व्यवहार का ऐसा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करता है जो समय द्वारा निश्चित की गई दशाओं में उतनी कुशलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि बालक समूह के अंदर रहेगा, ग्रुप में रहेगा, तो वही ग्रुप उसके सामाजिक व्यवहार को एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण देता है, यानी उसको तैयार करता है, सामाजिक तौर पर उसको निर्माण करता है, उसका विकास करता है, और वो जो समय द्वारा निश्चित की गई दिशाओं को उतनी कुशलता से प्राप्त नहीं की जा सकता। यानी कि जितना समय है, जितना वो इसमें अपना जीवन यापन कर रहा है, उसमें जितना उसका सामाजिक विकास नहीं होगा उतना समूह उसका प्रभाव डालता है। तो ये बात है इसमें। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले हमने कारक जाना कि कौन कौन से फैक्टर से कारक है जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो अन्य भी है वो हम जान लेते हैं। जो रीति रिवाज होते हैं वे प्रभाव डालती है, जो धार्मिक संस्थाएं होती है वे प्रभाव डालती है,
जो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, वे प्रभाव डालती है। सिनेमा, नाटक, रेडियो, इससे बालक काफी कुछ सीखता है। समाचार पत्र होते हैं, उससे भी काफी सीखता है। जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, जयंतियाँ होती है, उससे भी काफी सामाजिक विकास होता है। तो ये कुछ अन्य कारण है जो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो आज हमने कक्षा में जाना कि सामाजिक विकास का निर्माण किस तरीके से होता है, विद्यालय का क्या योगदान है, ये कारकों का क्या योगदान है, जिसके अंदर बालक का फिजिकली डेवलपमेंट होता है। इसके संदर्भ में अब आपका असाइनमेंट है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे पता है कोरोना का समय चल रहा है, इसमें हमको सावधानी सतर्क रखनी है। जब भी घर से बाहर निकले ऊपर मास्क का प्रयोग रखें, अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचें और अपने साथ साथ अपने परिवार और आसपास की जागरूकता चलाएं। थैंक यू।